सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। आज हम उन इनविजिबल हेल्पर्स के बारे में बात करेंगे जो डेली लाइफ में साइलेंटली वर्क करते हैं। मतलब बिना दिखे ये हमारी लाइफ को लिटरली इजी बना देते हैं। वेलकम टू दिस इन डेप्थ डिस्कशन स्पेशली टारगेटेड फॉर ऑल द नीट 2026 एस्पिरेंट्स आउट देयर। आज का हमारा मिशन है एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को लाइन बाय लाइन मास्टर करना। हाँ, और ये चैप्टर मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। नीट एग्जाम में ये स्पेसिफिकली 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस गारंटी करता है, तो एक सॉलिड एडवांटेज मिलता है इससे। एग्जैक्टली। और जनरली ना हम जब भी माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया और वायरस के बारे में सोचते हैं तो उन्हें विलन्स मानते हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं। पर इस डीप डाइव में हम इनका हीरो अवतार एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ये हमारे वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है इन माइक्रोब्स के बारे में। ये हीरोज काफ़ी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। मतलब जहाँ लाइफ इम्पॉसिबल लगती है ना, जैसे डीप गाइजर्स जहाँ पानी 100 डिग्रीज पर बॉयल हो रहा है। ओह वाओ, 100 डिग्रीज पर? हाँ बिल्कुल। या फिर डीप स्नो के बिल्कुल नीचे या हाईली एसिडिक सॉइल में, वहाँ भी ये थ्राइव करते हैं। और इसी एक्सट्रीम रेजिलियंस की वजह से ह्यूमन वेलफेयर में इनका बहुत क्रूशल रोल है। तो इंडस्ट्री के लार्ज स्केल पर जंप करने से पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन किचन। कर्ड फॉर्मेशन यानी दही जमाने का प्रोसेस मुझे बेसिकली एक रिले रेस जैसा लगता है। रिले रेस? वो कैसे? देखो, मिल्क को लाइटली वार्म किया जाता है और फिर उसमें हम स्टार्टर यानी इनोक्युलम ऐड करते हैं, जिसे हम आम भाषा में थोड़ा सा जामन या दही कहते हैं। ये स्टार्टर इंजन को स्टार्ट कर देता है। सही एनालॉजी है। उस स्टार्टर में एक्चुअली मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी एलएबी प्रेजेंट होते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल लैक्टोबैसिलस है। राइट। तो वार्म टेम्परेचर उनको मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता होगा। एग्जैक्टली। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एलएबी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और मिल्क शुगर यानी लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये एसिड मिल्क प्रोटीन, जिसे कैसीन कहते हैं, उसको कोएगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट करता है। अच्छा, और यहाँ पर नीट का एक बहुत बड़ा हाईलाइट आता है जो एस्पिरेंट्स को याद रखना है। कर्ड में विटामिन B12 का अमाउंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल। न्यूट्रिशन के हिसाब से कर्ड मिल्क से बेटर है। और एक और बेनिफिट है, जब हम कर्ड कंज्यूम करते हैं तो ये एलएबी हमारे स्टमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करते हैं, यानी उन्हें कंट्रोल करते हैं। वाओ, मतलब पेट में अपने नेचुरल गार्ड्स बिठा दिए। और अगर बाकी हाउस होल्ड आइटम्स देखें जैसे ब्रेड डो, उसका पफ्ड अपीयरेंस बेकर्स यीस्ट की वजह से होता है ना? हाँ, बेकर्स यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नाम सैकरोमाइसीस सेरेविसी है। ये यीस्ट डो में फर्मेंट होता है और CO2 रिलीज करता है। उसी ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रेड पफ अप हो जाती है। मेक सेंस। और साउथ इंडिया में जो डोसा या इडली का बैटर होता है उसमें भी तो नेचुरल फर्मेंटेशन होती है, पर वहाँ बैक्टीरिया का रोल होता है, राइट? सही पकड़ा। वहाँ बैक्टीरिया नेचुरल फर्मेंटेशन करते हैं। और एक और ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, टॉडी। ये पाम ट्री के सैप को फर्मेंट करके बनाई जाती है। सो हाउस होल्ड लेवल पे माइक्रोब्स आर एवरीवेयर। और चीज का तो क्या ही कहना, उसका टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट टोटली स्पेसिफिक माइक्रोब्स पे डिपेंड करता है। मुझे पहले लगता था स्विस चीज में जो होल्स होते हैं वो एस्थेटिक के लिए होते हैं। अरे नहीं, एस्थेटिक्स नहीं। स्विस चीज में वो बड़े होल्स एक्चुअली मास प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस की वजह से बनते हैं। और ये करता है एक स्पेसिफिक बैक्टीरियम जिसका नाम है प्रोपियोनियोबैक्टीरियम शार्मनाए। राइट। और रॉकफोर्ड चीज का फ्लेवर तो और भी डिस्टिंक्ट होता है। वो बेसिकली एक स्पेसिफिक फंगाई पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से राइपन किया जाता है, जिससे उसका यूनिक टेस्ट डेवलप होता है। एग्जैक्टली। तो अगर माइक्रोब्स हमारे घर में चीज और ब्रेड इतनी आसानी से बना सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए फैक्ट्रीज में लार्ज स्केल पर ये क्या मिरेकल्स करते होंगे। मैं वही सोच रही थी। फैक्ट्रीज में इन्हें बहुत बड़े वेसल्स में ग्रो किया जाता है ना, जिन्हें फर्मेंटर्स कहते हैं। हाँ, फर्मेंटर्स। इन मैसिव वेसल्स में बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। बेवरेजेस के लिए अगेन हम ब्रूअर्स यीस्ट यूज करते हैं, वही सैक्रोमाइसीस सेरोविसिया। पर बेवरेजेस 2 टाइप की होती हैं।
अच्छा, विद और विदाउट डिस्टिलेशन वाले। बिल्कुल। वाइन और बियर बेसिकली विदाउट डिस्टिलेशन बनती हैं, तो उनमें अल्कोहल कंटेंट लो होता है। लेकिन विस्की, ब्रांडी और रम विथ डिस्टिलेशन बनती हैं, जिससे उनका अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है। गॉट इट। अब एंटीबायोटिक्स पर आते हैं। मुझे एक टर्मिनोलॉजी पर हमेशा डाउट होता था। एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, तो ये मेडिसिन ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल कैसे हैं? ये पैराडॉक्स है थोड़ा सा। एक्चुअली ये एंटीबायोटिक्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट हैं। लेकिन ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये हमारे लिए टोटली प्रो लाइफ है, क्योंकि हमारी जान बचाते हैं। राइट। और इनकी डिस्कवरी की स्टोरी भी तो एकदम एक्सीडेंटल थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लैबोरेटरी में स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे और चांस से उनकी अनवॉश्ड प्लेट पर एक मोल्ड ग्रो कर गया। हाँ, और उस मोल्ड ने स्टैफिलोकोकस को क्लियर कर दिया। फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया कि ये मोल्ड एक केमिकल रिलीज कर रहा था जिसे उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया। वो मोल्ड था पेनिसिलियम नोटाटम। पर फ्लेमिंग ने इसका फुल पोटेंशियल एस्टैब्लिश नहीं किया था ना, वो तो किसी और ने किया था बाद में। सही बात है। हार्वर्ड फ्लोरी और अर्न्स्ट चेन ने इस एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल और मास प्रोडक्शन एस्टैब्लिश किया, और इस रेवोल्यूशन के लिए 1945 में इन तीनों को जॉइंटली नोबेल प्राइज मिला। और वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में ये कितना यूजफुल साबित हुआ था। अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स, केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में भी माइक्रोब्स का बड़ा रोल है। ये नीट का फेवरेट एरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देखिए, एसिड्स प्रोडक्शन की बात करें तो 4 मेन मैचेस याद रखने हैं। पहला है एक फंगस एस्परजिलस नाइजर जो सिट्रिक एसिड बनाता है, और बाकी 3 बैक्टीरिया है। एसिटोबैक्टर एसिटी बनाता है एसिटिक एसिड, फिर क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम प्रोड्यूस करता है ब्यूटेरिक एसिड, और हमारा वही किचन वाला लैक्टोबैसिलस बनाता है लैक्टिक एसिड। परफेक्ट समरी। और अगर एंजाइम्स की बात करें तो लाइपेज यूज होता है लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में। ये इफेक्टिवली कपड़ों से ऑयली स्टेन्स रिमूव करता है। और बॉटल्ड फ्रूट जूसेस इतने क्लियर क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनमें स्पेसिफिकली पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं। ये जूस को कंप्लीटली क्लियर कर देते हैं। एग्जैक्टली। अब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से हमें मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये मॉलिक्यूल बेसिकली क्लॉट बस्टर का काम करता है। मतलब हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के पेशेंट्स में ब्लड वेसल से क्लॉट हटाने के लिए ये तो लाइफ सेविंग है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा क्रूशल मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है। ये मिलता है एक फंगस से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। एस्पिरिन्स को ये मैच याद रखने के लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। 3 पंकी साइकिल्स। 3 से ट्राइकोडर्मा, पंकी से फंगस और साइकिल से साइक्लोस्पोरिन। बहुत इजीली याद हो जाएगा। ये ट्रिक तो सच में काफी स्मार्ट है। एक आखिरी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टार्टिन्स, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ये एक यीस्ट से मिलता है जिसका नाम मोनास्कस पॉपुरियस है। और ये एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के पाथवे को ब्लॉक कर देता है। सही कहा। तो प्रोडक्ट्स तो काफी बन गए फैक्ट्री में, लेकिन क्या माइक्रोब्स हमारी सोसाइटी का वेस्ट भी क्लीन कर सकते हैं? Yes, they act as the ultimate natural cleaning system. जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर या सीवेज होता है, उसमें मैसिव अमाउंट में ह्यूमन एक्सक्रीटा और पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं। इसलिए उन्हें डायरेक्ट रिवर्स में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। गंगा और यमुना एक्शन प्लान्स के अंडर रिवर्स में पानी छोड़ने से पहले उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स या STPs में ट्रीट करना मैंडेटरी है। और इस ट्रीटमेंट के 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये प्योरली फिजिकल प्रोसेस है जिसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन यूज होता है। हाँ, फिल्ट्रेशन से पहले फ्लोटिंग डिब्री रिमूव करते हैं, फिर सेडिमेंटेशन से ग्रिट यानी सॉयल और पेबल्स को सेटल होने देते हैं। जो मास सेटल होता है उसे प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और जो समवट क्लियर लिक्विड ऊपर बचता है वो एफ्लुएंट कहलाता है। बिल्कुल। इस एफ्लुएंट को फिर सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजते हैं, राइट? बिल्कुल। इस प्राइमरी एफ्लुएंट को बहुत बड़े एरेशन टैंक्स में पास किया जाता है। यहाँ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स अग्रेसिवली मल्टीप्लाई करते हैं और फ्लॉक्स बनाते हैं। ये फ्लॉक्स एक्चुअली बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स का एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जाली जैसा। हाँ, एग्जैक्टली वही। और यहाँ पर एक्सपर्ट लेवल डीप डाइव करना जरूरी है BOD के कॉन्सेप्ट पर। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
ये माइक्रोब्स एफ्लुएंट के ऑर्गेनिक मैटर को रैपिडली कंज्यूम करते हैं। जिससे अल्टीमेटली बीओडी रिड्यूस होता है, क्योंकि अगर पानी का बीओडी हाई है तो इसका मतलब उसमें पोल्यूशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सही पकड़ा। जब बीओडी सिग्निफिकेंटली लो हो जाता है तब इन फ्लॉक्स को एक और टैंक में सेटल किया जाता है। इस सेटल मटेरियल को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इसका एक छोटा हिस्सा वापस एरेशन टैंक में डालते हैं एज एन इनोक्यूलम। बिल्कुल दही के स्टार्टर की तरह। और जो मेजर पार्ट बचता है उसका क्या करते हैं? उस मेजर पार्ट को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में पंप कर देते हैं। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती तो एनारोबिक बैक्टीरिया उन एनारोबिक फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। वाटर ट्रांजिशन। एनारोबिक डाइजेस्टर्स में जो गैस बनी उसने हमारे नेक्स्ट टॉपिक का बेस सेट कर दिया। वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली फ्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, बायोगैस एसेंशियली गैसेस का एक मिक्सचर है। इसमें मेनली मीथेन यानी CH4 होती है और साथ में थोड़ी CO2 और H2S गैस भी प्रेजेंट होती है। और ये बायोगैस बनाते कौन है? मिथेनोजेंस। ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिसका एक कॉमन एग्जाम्पल मिथानोबैक्टीरियम है। ये स्पेसिफिकली मार्शी एरियाज में और सीवेज स्लज में मिलते हैं। पर इनका एक और बड़ा स्पेसिफिक हैबिटाट होता है, कैटल का रूमेन यानी स्टमक का एक पार्ट। अच्छा, रूमेन में ये क्या फंक्शन करते हैं? वहाँ ये कैटल को कॉम्प्लेक्स सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में एक्चुअली हेल्प करते हैं। चूंकि ये कैटल डंग या गोबर में बहुत अबंडेंट होते हैं, इसलिए डंग को हम गोबर गैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। इस गोबर गैस प्लांट का स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है। एक 10 से 15 फीट डीप कंक्रीट टैंक होता है जहां डंग और पानी की स्लरी फीड की जाती है। और जब माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है तो गैस प्रोड्यूस होती है। उस प्रेशर से टैंक के ऊपर रखा फ्लोटिंग कवर धीरे धीरे राइज करता है। बाद में जो रिमेनिंग स्लरी बचती है उसे फील्ड में फर्टिलाइजर के फॉर्म में डाल देते हैं। इंडिया में इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी को एक्टिवली IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC ने डेवलप किया था। बिल्कुल। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का रोल बहुत मेजर रहा है इसको रूरल एरियाज में पॉपुलराइज करने में। ये तो सर्कुलर इकोनॉमी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखो, काउस प्लांट्स खाती हैं, मिथेनोजेंस उसे रूमेन में डाइजेस्ट करते हैं, हम डंग से फ्यूल निकालते हैं और बचा हुआ वेस्ट वापस क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर बन जाता है। जीरो वेस्ट एट इट्स बेस्ट। अगर माइक्रोब्स फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करके बायोगैस दे सकते हैं तो क्या वो हार्मफुल एग्रीकल्चरल केमिकल्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं? एंटर द वर्ल्ड ऑफ बायोकेमिकल्स। पर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, केमिकल पेस्टिसाइड्स तो इफेक्टिव होते हैं ना, तो हम उन्हें हटाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो फील्ड के यूजफुल और हार्मफुल दोनों इंसेक्ट्स को एक साथ मार देते हैं। उन्हें टारगेट डिस्टिंग्विश करना नहीं आता। इससे बायोडाइवर्सिटी का मासिव लॉस होता है और सॉइल पोल्यूट होती है। ओह, मतलब इकोसिस्टम कंप्लीटली डिस्टेबलाइज हो जाता है। पर बायो कंट्रोल नेचुरल प्रेडेटर्स का यूज करता है। इसमें हम पेस्ट्स को कंप्लीटली खत्म नहीं करते, बस मैनेजेबल लेवल्स पर कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली। जिससे इकोसिस्टम की फूड चेन इंटैक्ट रहती है। इसके क्लासिकल एग्जांपल्स इकोसिस्टम में ही हैं, जैसे लेडी बर्ड, वो रेयर और ब्लैक मार्किंग्स वाली बीटल, वो एफिड्स को कंट्रोल करती है। और ड्रैगन फ्लाइज नेचुरली मस्क्यूटोज को हंट करके उनकी पॉपुलेशन चेक में रखते हैं। माइक्रोबियल लेवल पर देखें तो सबसे स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल बैसिलस थोरिंजिएंसिस यानी BT का है। BT के मैकेनिज्म को समझना आसान है। इसके ड्राइड स्पोर्स पानी में मिक्स करके ब्रासिकास और फ्रूट ट्रीज पर स्प्रे किए जाते हैं। जब बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इन्हें इंक करते हैं तो गेम ओवर। क्योंकि उनके गट में जाकर एक टॉक्सिन रिलीज होता है ना जी, जिससे वो मर जाते हैं और बाकी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कंप्लीटली सेफ रहते हैं। बिल्कुल सही। एक और एजेंट है ट्रिकोडर्मा। पहले हमने इसे साइक्लोस्पोरिन A के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, पर फील्ड में ये फ्री लिविंग फंगस रूट्स में मिलता है और प्लांट पैथोजेंस को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। और एक वायरल एजेंट भी है, बैक्यूलोवायरसेस, स्पेसिफिकली न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस जीनस के। ये नैरो स्पेक्ट्रम और स्पीशीज स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस के लिए एक्सीलेंट है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनका प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स या नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM के लिए ये बेस्ट कैंडिडेट्स माने जाते हैं। सो माइक्रोब्स ने प्लांट्स को प्रोटेक्ट तो कर लिया, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का फाइनल स्टेप आता है, प्लांट्स को फीड करना, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स तो पोल्यूशन फैलाते हैं। हाँ, इसलिए फ्यूचर ऑर्गेनिक फार्मिंग पर डिपेंड करता है। यहाँ बायो फर्टिलाइजर्स सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को नेचुरली एनरिच करने का काम आते हैं।
इनमें बैक्टीरिया सबसे आगे हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को देता है। और सॉइल में फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स भी होते हैं, जैसे एजोस्पेरिलम और एजोटोबैक्टर। फिर आते हैं फंजाई। इनमें माइकोराइजा का एसोसिएशन सबसे कॉमन है, स्पेशली ग्लोमस जीनस। फंगस सॉइल से फॉस्फरस एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है ना? और इसके बदले प्लांट को रेजिस्टेंस मिलती है रूट बॉर्न पैथोजन से। सही कहा। साथ ही सैलिनिटी और ड्रॉट से टॉलरेंस भी मिलती है। आखिरी कैटेगरी साइनोबैक्टीरिया की है, यानी ब्लू ग्रीन एल्जी। इनके एग्जाम्पल्स हैं एनाबीना, नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स स्पेशली पैडी फील्ड्स यानी राइस कल्टीवेशन में इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर का वर्क करते हैं। ये सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके एल्केनिलिटी को रिड्यूस करते हैं। हर एक प्रोसेस आपस में कनेक्टेड है। माइक्रोब्स का ये नेटवर्क एनवायरमेंटल बैलेंस को सस्टेन करने के लिए कंप्लीटली एसेंशियल है। तो इस डीप डाइव के जर्नी को समराइज करें तो किचन के कर्ड से लेकर फैक्ट्रीज के एंटीबायोटिक्स तक, सीवेज क्लीन करने से लेकर बायोगैस प्रोड्यूस करने तक और पेस्ट्स को कंट्रोल करके सॉइल को फर्टिलाइज करने तक, माइक्रोब्स ही बेसिकली असली इनविजिबल चैंपियंस हैं। इस चैप्टर के हर टर्म और कॉन्सेप्ट को लॉजिकल सीक्वेंस में समझना जरूरी है। कंसिस्टेंट रिवीजन और स्मार्ट स्टडी से ही ड्रीम मेडिकल कॉलेज का डोर ओपन होगा सभी नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। एब्सोल्युटली। पर जाने से पहले कोई एक फाइनल थॉट प्रोवोकिंग आइडिया है क्या जिसमें हमारे लिसनर्स सोचने पर मजबूर हो जाए? हाँ, एक बहुत डीप थॉट है। हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि माइक्रोब्स हमारी ह्यूमन वर्ल्ड में, हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा सर्वाइवल, जैसे डाइजेशन, वेस्ट क्लीनिंग और फार्मिंग, पूरी तरह इन पर डिपेंड करता है। वेट, आप कहना चाहते हैं कि इक्वेशन एक्चुअली उल्टी है? बिल्कुल। क्या ऐसा नहीं लगता कि असल में हम इंसान एक मैसिव माइक्रोबियल प्लैनेट पर सिर्फ मेहमान यानी गेस्ट्स की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर सस्टेनेबल लिविंग में इन माइक्रोब्स को एक्टिवली रीप्रोग्राम करने का रोल कितना बड़ा हो सकता है? वाओ, दैट कंप्लीटली शिफ्ट्स द पर्सपेक्टिव। फ्यूचर डॉक्टर्स, हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें और अपनी नीट प्रेपरेशन के थॉट्स भी डिस्कस करें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। कीप हसलिंग एंड कीप लर्निंग।